नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का क्या आशय है, सबसे पहले इसे हम लोग मोटे तौर पर देखेंगे। देखो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का अर्थ होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा किस प्रकार से शुरुआत हुई है और कैसे कैसे आगे बढ़ी हुई है। इसे हम लोग आज की इस वीडियो में ट्रिक की सहायता से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल गंभीरता से लें और तैयार करें। आगे आप देख पा रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया था। क्या आपने देखा? बिल्कुल बड़ी विचित्र बात आप कह सकते हैं कि हिंदी का इतिहास किसने? एक फ्रेंच विद्वान यानी कि फ्रांसीसी विद्वान गार्सा दा तासी महोदय लिख रहे हैं, है ना। क्या हिंदी का इतिहास और कौन लिख रहा है? फ्रांस का विद्वान लिख रहा है। कौन? गार्सा दा तासी। तो थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, पा से पहला, पा से प्रयास, फा पा फा फ्रेंच विद्वान कौन? गार्सा दा तासी महोदय ने किया। किस भाषा में किया? देखिए, गार्सा दा तासी महोदय फ्रांसीसी है, तो उनकी जाहिर सी भाषा होगी कि फ्रेंच भाषा में। यानी कि हिंदी का जो प्रथम इतिहास फ्रांसीसी में, फर्स्ट फ्रेंच, ठीक है ना। फा से यप से फर्स्ट और यप से फ्रेंच, ठीक है ना। तो पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में किसने लिखा? गार्सा दा तासी महोदय ने लिखा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तासी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा था? तो उसका नाम था इस्तवार दा लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी, है ना। क्या था? इस्तवार दा लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। कैसे दिमाग में बैठा है? तो देखिए, एक ट्रिक यहाँ से निकालिएगा। इनके नाम में लगा गार्सा दा, और पुस्तक में भी लगा दिया है इस्तवार दाला, ठीक है ना। तो गार्सा दाला, इसी को मिला लीजिएगा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यह पुस्तक कितनी भागों में? बताए सर, यह पुस्तक 2 भागों में थी, है ना। पहला प्रकाशन जो हुआ 2 भागों में थी, 1839 और 1847 में, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि गार्सा दा तासी महोदय ने जो पुस्तक लिखा, क्या पुस्तक लिखा? इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इसके 2 भाग थे। 2 भाग कौन कौन से? 1839 और 1847 में लिखा गया, ठीक है ना। तो इसका प्रकाशन, पहला प्रकाशन 2 भागों में, 1839 47, 39 47, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं कि यह ग्रंथ किसने, कहाँ? तो बताइए, यह ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। देखिए, सब पा आ रहा है, पा और पा, सारा खेल पा और फा का है। तो ट्रिक में बैठाइएगा कि पा से पहला, पा से प्रयास किसने? फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने किया। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में किया। क्या नाम था? इस्तवार दा लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी, है ना। तो आप देखिए, पहला प्रकाशन 2 भागों में, 1839 और 1847, 39 47, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ? फिर बता रहे हैं कि पा से पेरिस में हुआ। किसने किया? प्राच्य समिति अनुवादक समिति ने, प्राच्य साहित्य के अनुवादक समिति ने किया, ठीक है, आयरलैंड। इसे दिमाग में रखिएगा। अब बता रहे हैं कि इस पुस्तक के 2 संस्करण हुए थे। तो पहला संस्करण आपने देखा 1839 और 1847 में, 2 भाग थे, दोनों भागों का हुआ। और इसका दूसरा संस्करण, द्वितीय संस्करण, अभी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि पहला द्वितीय संस्करण कब हुआ। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, इस्तवार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी, दूसरा संस्करण 3 भागों में हुआ, 2 का 3 हुआ, और क्या किया? 7 रख दिया। यानी कि दूसरा प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में होता है, और कुल 2 के 3 भाग हो जाते हैं, यानी कि 3 भाग। पहला प्रकाशन 2 भाग 1839 1847, और दूसरा प्रकाशन जाकर के कब होता है? 1871 में होता है। और इस जो
ग्रंथ है, आप कह सकते हैं कि इतिहास का इस्तवारदालत हिंदुस्तानी, इसके 3 भाग हो गए और तीनों को साथ एक रख दिया, यानी कि 71 में 1871 में द्वितीय संस्करण होता है। ठीक है ना। बात करें कि तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के बड़ क्रमानुसार रखा है, बड़ा क्रमानुसार, ठीक है ना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार रखा। तो क्या विशेषता आई कि हिंदी उर्दू के तमाम कवि थे जिनको बड़ के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार इंग्लिश के रखा था, इनका नाम रखा, अर्थात इनकी रचना को महत्व नहीं दिया, है ना, बिल्कुल बड़ क्रम को महत्व दिया। अब गासादा तासी ने कुल कितने कवि बोले सर? 738 कवि, जिसमें हिंदी के 72 शेष उर्दू के थे। अब गासादा तासी क्या किया? 738 कवियों को स्थान दिया, जिसमें से कितने बोले? 72 केवल हिंदी के 72 थे। कितने हिंदी के 72 कवि थे? 72 कवि 72 थे, बाकी शेष क्या थे? उर्दू के थे। दिमाग पे रखिएगा 738, ये डाटा याद करिएगा, 738 कवियों का किसने? गासादा तासी ने। ठीक है ना। चले आगे चलिए। अब गासादा तासी की जो पुस्तक है, जो इतिहास इनके द्वारा लिखी गई, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है ना। क्या किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब किया? 1952 में किया। अब क्या करेंगे? देखिए भाई, कोई विदेशी हो, फ्रेंच का हो, और उसकी पुस्तक का अनुवाद करना हो तो कैसे होगा? बोले सर लक्ष्मी चाहिए, पहले लक्ष्मी। दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे भी आपको एक आध ऐसे ग्रंथ मिलेंगे जिसका अनुवाद कुछ लोगों ने किया है, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग ना हो। ठीक है ना। तो लादा एक दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पे लादा की बात आ जाए, है ना, इस्तवार दाला, तो ल्या लो दो, लेने देने की बात आती है, ला फार ले, दे फार दे, ले दे, तो लेन देन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इन्हीं के कहने का आशय है कि इस्तवार दा ला लित्रोत्तर हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है। किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। कब किया? 1952 में किया। ठीक है ना। चले दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बात करें कि गासादा तासी की जो पुस्तक थी इस्तवार दा लित्रोत्तर हिंदुस्तानी, तो इसमें एंदोई किसके लिए? बोले इंदोई यानी हिंदी के लिए, और हिंदुस्तानी जिसे हम लोग कहते हैं उर्दू के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि एंदोई, देखिए कह रहे हैं ना, एंदोई हिंदुस्तानी, एंदोई फार किसके लिए? एंदोई फार हिंदवी यानी हिंदी के लिए, और हिंदुस्तानी फार हिंदुस्तानी यानी उर्दू के लिए प्रयुक्त किया है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गासादा तासी ने अपने ग्रंथ इस्तवार दा लित्रोत्तर हिंदुस्तानी में एंदोई किसके लिए? तो एंदोई हिंदी के लिए, और हिंदुस्तानी किसके लिए? हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू के लिए प्रयोग किया है। कितने कवि थे? 738 कवि थे। हिंदी के कितने थे? बोले सर हिंदी के तो 72 कवि थे, 72 कवि थे, शेष उर्दू के थे। ठीक है ना। इतना सब कुछ हो गया। और जो इन्होंने ग्रंथ लिखा, तो इस ग्रंथ में इन्होंने उर्दू का पक्षपात लिया था। ठीक है ना। बात करें गासादा तासी महोदय की कुछ कमियां थी, जिनमें पहली कमी ये थी कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। ठीक है ना। दूसरी कमी थी कि हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा और उर्दू के कवियों को ज़्यादा वरीयता दिया, यानी कि हिंदी के कवियों की अनदेखी इन्होंने की। ठीक है ना। तो ये था। और क्या था कि 738 कवियों में से केवल 72 हिंदी के कवि लिए। लेकिन इसका गुण क्या था? तो गुण आप कह सकते हैं कि इस ग्रंथ का सबसे पहला गुण यही है कि किसी भी विद्वान द्वारा सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का कार्य किया गया। दूसरा है, किसी भी विदेशी द्वारा सर्वप्रथम हिंदी के प्रति इतना लगाव था। ठीक है ना। तो 2 गुण है, एक तो पहले प्रयास किया, दूसरा हिंदी के प्रति इनका लगाव और है ना स्नेह दिखाई दिया। लेकिन अवगुण क्या था कि सबसे बड़ा था कि कवियों के स्थान जो है अंग्रेजी के बड़ के अनुसार उन्होंने लिखा। दूसरा क्या था कि उर्दू के पक्षपाती थे। तीसरा क्या था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे और उसमें क्या कर रहे थे? उर्दू के कवियों को ज़्यादा स्थान दे रहे थे। तो ये सभी कमियां आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। चलें, इसके बाद दूसरे विद्वान आते हैं और वो विद्वान है कौन? महेश दत्त शुक्ल। ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने ग्रंथ लिखा भाषा काव्य संग्रह। बिल्कुल। और किस भाषा में लिखा? हिंदी भाषा में लिखा, है ना। अभी तक आपने देखा कि फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा, और हिंदी भाषा में किसने लिखा? तो हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास महेश दत्त शुक्ल ने लिखा, और नाम क्या था? भाषा काव्य संग्रह।
अब भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में, कितना, 1873 ईस्वी में नवल प्रेस लखनऊ से हुआ। अब कैसे दिमाग में रखें, देखिए अगर भाषा के काव्य का संग्रह, आपको संग्रह में जाना है तो संग्रह लाना है, तो संग्रह कहाँ किया जाएगा, कहीं तहया के रखा जाएगा, तह में रखा जाता है, सतह में। तो तहतर कहा ना, कह रहे भाषा काव्य का संग्रह तहतर जा करके, तहतर यानी 73, तहतर कौन, महेश शुक्ल जो है तहतर जाते हैं और भाषा काव्य का संग्रह लेकर आते हैं। ठीक है ना, कहाँ से, लखनऊ के नवल प्रेस से, दिमाग में रख लीजिएगा, लखनऊ के नवल प्रेस के तहतर जाते हैं और क्या करते हैं, भाषा काव्य का संग्रह लेकर आते हैं, कौन, महेश दत्त शुक्ल। ठीक है ना, चलिए आगे। अब आगे महेश दत्त शुक्ल ने अपना काम कर दिया, हिंदी भाषा में पहले लिखा। ठीक है, आगे गए तो 3 यश वाले मिलते हैं, बिल्कुल तीसरा नंबर 3 यश का, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। और इन्होंने क्या लिखा, शिव सिंह सरोज, यश ट्रिपल यश से नाम है और ट्रिपल यश से इन्होंने हिंदी का ग्रंथ भी लिखा, हिंदी का इतिहास भी लिखा और उस इतिहास का नाम था शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। ठीक है ना, ये क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है। इसका प्रकाशन कब हुआ, 1883 में, बिल्कुल जब तहतर गए, कौन, महेश दत्त, उन्होंने क्या निकाल के लाया, भाषा का संग्रह निकाल के जब बाहर लाते हैं तो उसके 10 वर्ष बाद कौन, इनसे नहीं रहा जाता है और शिव सिंह सरोज क्या करते हैं, 10 साल बाद 1883 में क्या करते हैं, बिल्कुल शिव सिंह सरोज लेकर आते हैं, कौन, शिव सिंह सेंगर, है ना, 83 में प्रकाशन हुआ। अब शिव सिंह सरोज क्या करते हैं, 1000 कवियों का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, 838 कवि, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 838 कवि भाषा कवियों का जीवन वृत्त तथा उनकी कविताओं का उदाहरण देते हैं और सभी के सभी कवि जो ये होते हैं सब हिंदी के होते हैं। तो इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा कि 738 कितने, तो भैया 738 किसने दिया था, आपने भी देखा था गासा दत्तासी ने। 838 किसने दे दिया, 100 बढ़ा दिया, किसने बढ़ाया, बोले शिव सिंह सेंगर, ट्रिपल एस वाले ने क्या किया। और आप दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, ट्रिपल एस का मतलब ही होता है 8 3 8 8 8 3 3 8, ट्रिपल एस, ट्रिपल 8 ट्रिपल 8। ठीक है ना, यानी कि 838 कवि किसने, शिव सिंह सरोज ने। कब, अब 8 का 38 का उल्टा 83 में। ठीक है ना, 83 में लिखा, 10 वर्ष बाद महेश के तहतर जाने के बाद। ठीक है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद चौथे नंबर पे अगले विद्वान आते हैं और बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने 1888 ईस्वी में क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में गियर्सन ने क्या लिखा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कराया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब, 1828। अब देखिए जो मॉडर्न होगा वो क्या कर रहा है, एक साथ क्या करता है, 3 क्या करता है, 8 8 8। क्यों, क्योंकि इसके पहले एक साथ इन्होंने यस किया तो गियर्सन ने क्या किया, एक साथ 8 8 इकट्ठा कर लिया, 3 8 8, यानी कि 1888 में। ठीक है, 83 5 88 में 5 वर्ष बाद कौन आते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर, है ना, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लेकर के जॉर्ज गियर्सन महोदय आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जॉर्ज गियर्सन महोदय ने क्या किया कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। सच्चे अर्थों में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। गियर्सन जी ने लिखा, किसने, बोले 952 कवियों को, 952 कवियों को शामिल किया। ठीक है ना, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी में किसने किया, तो डॉक्टर किशोरी। देखिए कैसे दिमाग में रखा, लादा की बात जहाँ पे आई, लेन देन की बात लक्ष्मी से, यानी कि द लिटरेचर, है ना, द लिटरेचर हिंदुस्तान, है ना, द इस्तेवातर लिटरेचर हिंदुस्तान, लादा की बात आई तो लक्ष्मी थे। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात आ गई तो किशोरी। अब देखिए सबसे पहले तो दिमाग में रखिए कि सन, गियर्सन में से हम लोग ले लेंगे सन, सर बोले सन तो द मॉडर्न है, सन मॉडर्न, यानी कि जॉर्ज गियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सन मॉडर्न ग्रंथ। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। और मॉडर्न है तो क्या करता है, एक साथ 888
नंबर देखे होंगे तमाम लोग, नंबर, मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर क्या करते हैं ना, इस तरह से 888 444 इस तरह के लगवाते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न, मॉडर्न क्या है, बोले सर मॉडर्न जमाना है, सन मॉडर्न, सन मॉडर्न, गियर्सन मॉडर्न, है ना। ग्रंथ में कितने, 952, 952। और जो मॉडर्न है तो मॉडर्न सन है, तो मॉडर्न सन किशोरी, किशोरी, किशोरी के साथ जुड़ेगा, किशोरी दिमाग में रखिए, मॉडर्न सन, सन किशोरी, यानी कि जहाँ पे सन देखिएगा इनके ग्रंथ को किशोरी, ठीक है ना। तो इनका अनुवाद कौन किया, बोले किशोरी किए, किशोरी लाल गुप्त ने किया। किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। कब किया, बोले 1957 में। 52 में किसने किया था, दाइस्तवार लालित्योत्तरेंदु हिंदुस्तानी का लक्ष्मी ने किया। तो 57 में 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, क्या होता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 में किसने लिखा, किशोरी ने लिखा। किसके इतिहास का अनुवाद किया, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो मॉडर्न सन है और सन है, तो सन किससे जुड़ेगा, बोले किशोरी से। तो किशोरी सन, किशोरी सन जोड़ लीजिएगा, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ये भ्रम आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि इसका लक्ष्मी ने किया है, किशोरी ने किया है। लादा का लक्ष्मी ने किया, और सन वाला मॉडर्न वाला, मॉडर्न वाला किशोर और किशोरी मॉडर्न होते हैं, ठीक है ना। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये मॉडर्न सन है तो मॉडर्न किशोरी भी होगी, किशोर किशोरी और सन मॉडर्न होते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आसानी से आपको याद हो जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का जो कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो लेखक गियर्सन ने क्या किया, कवियों और लेखकों का कालक्रम वर्गीकरण, उनकी प्रवृत्तियों को, है ना, उनकी प्रवृत्तियों, कालक्रम अनुसार उनकी प्रवृत्तियों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कालक्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार नहीं, बल्कि कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। चलिए अब विभिन्न युगों के काव्य प्रवृत्तियों का व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियां व प्रेरणा स्रोतों का जो है उद्घाटन भी किया गियर्सन महोदय ने। प्रथम ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया और प्रत्येक का काल सोचकर लिखा। तो देखिए सबसे पहले किसने, देखिए बात करें कालक्रम के अनुसार, गियर्सन ने। सबसे पहले कालखंड का विभाजन जॉर्ज गियर्सन ने किया। सबसे पहले सच्चा इतिहास जॉर्ज गियर्सन ने लिखा, ठीक है ना। आगे देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा के दृश्य क्षेत्र का निर्धारण करते हुए संस्कृत प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक कर दिया, ठीक है ना। देखिए संस्कृत और प्राकृत को और उर्दू और फारसी को क्या किया, उससे पृथक किया। सबसे पहले किसने, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने। आगे हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण जो है चरण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया, ठीक है ना। तो देखिए जो गियर्सन महोदय हैं इन्होंने क्या किया, इसके क्रम में चरण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, है ना। तो इन्होंने चरण काल भी कहा है। चरण काल की संज्ञा किसने दी है, दिमाग में रखिएगा, है ना। आदिकाल को चरण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज गियर्सन महोदय ने कहा है, ठीक है। आगे बात करें 16वीं 17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग, बिल्कुल। आइए कौन, भक्ति काल को स्वर्ण काल, है ना, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा, तो गियर्सन ने कहा, है ना। स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग, हिंदी का स्वर्ण युग किसने, गियर्सन ने कहा, दिमाग में रख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, 1888 का समय बीता और समय आ गया मिश्र बंधुओं का। और मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा, है ना, मिश्र बंधु विनोद लिखा। क्या लिखा, मिश्र बंधु विनोद। अब दिमाग में रखिए कि मिश्र बंधु में कौन कौन है, तो गणेश, श्याम, शुक। कैसे दिमाग में रखेंगे, श्याम शुक गणेश। मिश्र कौन है, बोले श्याम शुक गणेश। श्याम का शुक गणेश, श्याम शुक गणेश। तो श्याम से हो गया श्याम बिहारी, गणेश से हो गया गणेश बिहारी, और शुक से हो गया सुखदेव बिहारी। कभी कभी कृष्ण बिहारी एक नाम आ जाता है, तो मित्रों कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु में नहीं है, दिमाग में रखिएगा, कई बार वो प्रश्न पूछा गया है। तो मिश्र बंधु में कौन है, श्याम शुक गणेश, ठीक है। अब देखिए अब मिश्र बंधुओं ने क्या किया कि मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। अब मिश्र बंधु विनोद लिखेंगे तो मिश्र बंधु कौन, बोले तेरा बंधु। कौन, 1913 में तेरा बंधु क्या करता है, विनोद करता है। तेरा बंधु क्या करता है, मिश्र बंधु, तेरा बंधु विनोद करता है। यानी कि मिश्र बंधु 1913 में मिश्र बंधु विनोद, है ना। बस
अब चतुर्थ भाग क्या होता है 34 में। तो 3 भाग, देखो 3 भाई हैं, तो 3 भाइयों ने क्या किया, 3 भाग लिखा। कब, 13 में। और चौथा भाग कब लाते हैं, 1934 में। 3-4 आप कर लीजिएगा ना कि 3-4 भाग, 3-4 भाग। तो 3 भाग तो 13 में, 13 बंधु विनोद करता है, तो 13 में 3 भाग आ गया, 1913 में 3 भाग आ गया। और चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। ठीक है। अब मिश्र बंधु विनोद में 3 भाई हैं, तीनों भाई मिलकर के अगर कवियों का जीवन वृत्त लिखेंगे तो उनके द्वारा लिखा गया जो जीवन वृत्त होगा वो जाहिर सी बात है ज़्यादा कवियों का होगा। तो मिश्र बंधु विनोद में कितने, बोले 4591 में 4591 कवियों का जीवन वृत्त लिखा। किसने, मिश्र बंधुओं ने 4591 कवियों का जीवन वृत्त। ठीक है। अब आगे क्या किया कि इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक जो महत्व है उस महत्व को स्पष्ट करने का भी प्रयास किया मिश्र बंधुओं ने। ठीक है। चलिए मिश्र बंधु विनोद की बात करें तो कवियों के सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। किसमें, मिश्र बंधु विनोद में। तो मिश्र बंधु विनोद को ले लीजिएगा, 13 बंधु विनोद करता है ना। तो 1913 में लिखा गया। मिश्र बंधु से हो गया मिश्र बंधु द्वारा, विनोद से हो गया मिश्र बंधु विनोद, और 3 भाग आ गया। और चौथा भाग कब आया, 1934 को आया, ध्यान में रखिएगा। और 4591 कवियों का जीवन वृत्त इसमें दिखाई देता है। चलिए आगे, अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आना भी तय था। ठीक है ना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है इन्होंने लिखा। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। इस नाम से उन्होंने सन 1929 में प्रकाशित करवाया था। तो कहाँ, बोले सर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सबसे पहले किस शीर्षक से लिखा गया। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था, पहले हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया था। किसके लिए लिखा गया, बोले हिंदी शब्द सागर की, किसकी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए लिखा गया था। और किसके सुझाव पर, श्याम सुंदर दास जी के सुझाव पर क्या करते हैं, इसी को हिंदी साहित्य के विकास को उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में लिखा। ठीक है ना। अब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो 1929 में दोनों हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों, है ना, दोनों, तो आप कह सकते हैं 1929 में, और 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया शुक्ल जी ने। कितना, 1000, पूरे 1000। अब आइए आगे हम लोग देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दे दिया। ठीक है ना। अब क्या देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। किस नाम से पहले भूमिका लिखी थी, तो आप कह सकते हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी, हिंदी भाषा के विकास नाम से इन्होंने लिखा था। श्याम सुंदर जी के सुझाव पर इन्होंने क्या किया, इसको हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में परिवर्तित कर दिया, है ना। और 1929 में क्या हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आचार्य राम शुक्ल जी ने क्या किया कि शिव सिंह सेंगर, वही शिव सिंह सेंगर जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, है ना, उनको, जॉर्ज गियर्सन, वही जॉर्ज गियर्सन 1888 वाले, शिव सिंह सरोज 1883 वाले, मिश्र बंधु 13 वाले, 1913 वाले मिश्र बंधु, इन सब के जो इतिहास थे, यानी कि शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गियर्सन और मिश्र बंधु को, इन सब के इतिहास को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा कि इन्होंने तो कवियों के वृत्त का केवल संग्रह किया है, ये इतिहास नहीं है। अब कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के या विद्वान के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवि वृत्त संग्रह कहा है, और इन 3 नामों में से किसी नाम को दे दिया जाता है और आपको उसको अलग करना होता है। तो इसका भी एक ट्रिक बना लीजिएगा, क्या कि शिव मिश्र जा और वृत्त संग्रह कर, शिव मिश्र जा, मिश्र एक देश है, देखे होंगे ना, तो शिव मिश्र जाओ और वहां जाकर के वृत्त का संग्रह करो। तो शिव से हो गया शिव सिंह सेंगर, जा से हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन मिश्र जा, मिश्र से हो गया मिश्र बंधु,
वित्त वृत्त वृत्त संग्रह कर, तो कब वृत्त संग्रह, ठीक है ना। किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य इतिहास परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, ठीक है ना। ये कई बार पूछा गया है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसने कहा है? तो किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा है। दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे सर्वप्रथम बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है ना। देखिए, आलोचना से हटाया, साहित्य इतिहास को आलोचना से हटाया और विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। अब आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। तो आपने क्या देखा कि शुक्ल जी ने क्या किया? हिंदी साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय दिया और युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया, ठीक है। आगे बात करें, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को 4 सुस्पष्ट कालों में विभक्त किया, है ना। 900 वर्ष का जो इतिहास था उसे 4 कालखंडों में विभाजित किया। इतना ही नहीं, शुक्ल जी ने भक्ति काल को भी 4 भागों या शाखाओं में बांट करके उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। देखे होंगे और आप देख भी सकते हैं कि भक्ति काल 2 धारा इन्होंने बनाई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण की 2 धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण की 2 धारा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो 900 वर्ष का जो इतिहास था उसको 4 भागों में बांटा और भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटा। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि भक्ति काल को सर्वप्रथम 4 भागों में किसने बांटा? तो दिमाग में रखे रहिएगा कि भक्ति काल को सर्वप्रथम 4 भागों में बांटने वाले कोई और नहीं बल्कि कौन विद्वान? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। अब रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया, ठीक है ना। सबसे पहले जीवन चरित्र के स्थान पर उनकी साहित्यिक रचनाओं के मूल्यांकन को प्राथमिकता दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, छोटे छोटे कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भी हिंदी साहित्य इतिहास लिखे हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से बन जाता है। बात करें एडविन गिब्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा था। कैसे दिमाग में रखें? तो देखिए, गिब्स, क्या गिब्स? बोले दे दो ये स्केच दे दो। गिब्स गिब स्केच, कैसे? बोले एक साथ स्केच दे दो, एक साथ गिब्स स्केच गिब्स स्केच गिब्स 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 क्या करो? एक साथ स्केच दे दो, एक साथ स्केच दे दो, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो गिब्स का मतलब हो गया एडविन गिब्स और स्केच का मतलब हो गया स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। एक साथ से हो गया 17 में लिखा गया, 1917 में, ठीक है। अब इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भाग किया था, ठीक है। आगे बात करें, सन 1920 ईस्वी में EFE ने अंग्रेजी भाषा में ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। कब? 20 में। तो देखिए 20 क्या है? 20 हिस्ट्री। एफ की क्या है? बोले एफ की कितनी? बोले 20 हिस्ट्री है। हिस्ट्री एफ की एफ से एफ ई के तो एफ की कितनी? बोले 20 हिस्ट्री है। और गिब्स स्केच गिब्स स्केच एक साथ, और 20 हिस्ट्री किसकी है? एफ की है। एफ की 20 हिस्ट्री। तो एफ का मतलब EFE की हिस्ट्री से हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 20 हो जाएगा, 1920 में लिखा गया, ठीक है। आगे हम लोग बात करें
तज़किरा ए शोराई हिंदी 1948 ईस्वी में नामक ग्रंथ है, मौलवी जो है करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल 1004 कवि थे, जिसमें हिंदी के केवल 62 हैं, शेष सभी कवि उर्दू के हैं। तो प्रथम ग्रंथ क्या है? ग्रंथ में प्रथम बार क्या किया गया है? कालक्रम का ध्यान रखा गया है। तो कालक्रम का ध्यान तो इसमें रखा गया है, लेकिन क्या है? उर्दू का पक्षपाती है। अब देखिए, तज़किरा ए शोराई हिंदी 1948 में कौन कर सकता है? बोले मौलवी। तो दिमाग पर रख लीजिएगा, तज़किरा ए शोराई हिंदी कौन कर सकता है? बोले मौलवी करीमुद्दीन कर सकते हैं, है ना। 1848 में लिखा। तो क्या तज़किरा ए शोराई हिंदी मौलवी, तज़किरा ए शोराई हिंदी मौलवी कब? 1848 में। ठीक है ना। आगे बात करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है, जो क्रमशः है। पहला है हिंदी, है ना, साहित्य की भूमिका 1940 में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका कितनी? बोले 40,000 है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास बोले 52,000 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल बोले 52,000 है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000, इन्हीं की 1940 में लिखा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 52,000, तो 52 में लिखा। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 52,000 है। तो इस प्रकार से सबको 1000 जोड़ लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। क्या? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए 3 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। चले आगे है, आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। तो देखिए, आचार्य द्विवेदी ने, कौन द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? निरंतरता, इतिहास परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक, चूंकि हजारी हैं तो व्यापक क्या कर रहे हैं? इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो राम कुमार वर्मा जी की बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पूछा जाता है। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो बोले डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा। कब लिखा? तो बोले हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में। 38, अरे भैया आलोचना करो तो 38 करो, 38 आलोचना 38, है ना, राम कुमार वर्मा। अब डॉक्टर वर्मा जी ने बात करें इतिहास ग्रंथ में 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक की काल अवधि संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। बस मोटी बात पकड़िएगा यहाँ पर, क्या कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का पहले चित्त इतिहास जो लिखा गया आलोचनात्मक इतिहास है, कब लिखा? 1938 में लिखा गया। तीसरी बात क्या है कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इतिहास लिखा वह 693 से ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का लिखा। यानी कि कहाँ से? बोले अर्थात आप कह सकते हैं संधि काल से लेकर के भक्ति काल तक का ही इन्होंने इतिहास लिखा है। भक्ति काल के आगे इन्होंने इतिहास नहीं लिखा। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति काल तक ही इतिहास लिखा है? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है? तो दिमाग में रख लीजिएगा, दोनों विकल्प का उत्तर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया था। कितने प्रकरण में? 7 प्रकरणों में। और यहाँ पर देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने शंभू को क्या किया? जो कि अपभ्रंश भाषा के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है ना। तो शंभू को उसने वर्मा जी ने, शंभू को वर्मा जी ने क्या माना? हिंदी का पहला कवि माना है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि हिंदी को, है ना, हिंदी का पहला कवि शंभू को किसने माना है? तो हिंदी का पहला कवि शंभू को तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने माना है। ठीक है, अब इतने ढेर सारे जो विद्वानों द्वारा आपने हिंदी साहित्य का इतिहास देख लिया, तो आगे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, है ना, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा गया और इसका प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है ना। तो कभी कभी प्रश्न यही बन जाता है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसने लिखा? तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया। कितने खंडों में है? तो 16 खंडों में। इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, 16 खंड का बृहद इतिहास किसने लिखा? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए, अब इसमें अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का जो संपादन कार्य किया है, जो कि अग्रांकित है, अग्रांकित है। ठीक है ना। कभी कभी यही से प्रश्न बन जाता है कि हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी है, हिंदी साहित्य का भाषा विकास किसने लिखा है, भक्ति काल निर्गुण किसने लिखा है ना। तो कई बार प्रश्न बने हैं।
इसलिए इसको भी हम लोग बिल्कुल ध्यान दे करके तैयार करेंगे। चले, तो एक तरफ आप देख रहे हैं भाग, दूसरी तरफ प्रत्येक भाग का नाम, उसके बाद संपादक। ठीक है, सबको हम लोग देखेंगे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि पहले भाग में क्या है, ये बन सकता है कि 8वें भाग में क्या है, या 8वां भाग शीर्षक ये है तो इसको किसने लिखा है। सबको हम लोग ट्रिक की सहायता से देखेंगे, याद भी करेंगे। चलें, बात करें प्रथम भाग, तो पा से पहला, पा से प्रथम क्या है, हिंदी साहित्य की पीठिका। देखिए पहली पीठिका होती भी है किसी भी चीज़ की, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पीठिका या भूमिका बनाते हैं हम लोग। आपको कोई चीज़ अगर किसी से मांगनी होगी तो सबसे पहले डाक जाकर के पेज नहीं मांगते हैं, हम लोग पहले भूमिका बनाते हैं, हाल चाल पूछेंगे, समाचार पूछेंगे, क्या है कैसे है, इसके बाद कहेंगे भैया अपनी बाइक दे दीजिए। तो पा से प्रथम, पा से पीठिका या भूमिका, यानी कि प्रथम भाग में हिंदी साहित्य की पीठिका। और पीठिका किसने लिखा, डॉक्टर राजबली पांडे। तो देखिए भैया पीठिका किसकी मजबूत होगी, किसकी पीठ मजबूत होगी, बोले जो बली होगा, जो बली है उसकी पीठिका मजबूत होगी, उसकी पीठ मजबूत होगी। तो थोड़ा सा क्लू निकाल लीजिएगा, इसी क्लू की सहायता से को तैयार कर लीजिएगा कि पा से प्रथम, प्रथम सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पीठिका बनाते हैं, भूमिका बनाते हैं। और पीठिका किसकी मजबूत होगी, पीठ किसकी मजबूत होगी, जो बली होगा, है ना। यानी कि प्रथम भाग में हिंदी साहित्य की पीठिका लिखी गई है और डॉक्टर राजबली पांडे जी ने इसको लिखा है। चलिए दूसरी बात क्या करते हैं, अब दूसरी बात तो ये होती है, जैसे आप पीठिका बना लेते हैं फिर क्या बनता है, हिंदी भाषा का विकास। फिर अपने भाषा पर आ जाते हैं, अपना विकास करते हैं। कैसे करते हैं, धीरे धीरे। बोले सर धीरे धीरे, धीरे धीरे से हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, पीठिका बनाई, पीठिका बली हुई, तुरंत आपने क्या किया, दूसरा काम फट से आपने क्या किया, भाषा का विकास किया, भाषा में अपने बताना शुरू कर दिया। कैसे, बोले धीरे धीरे। अब दिमाग में रख लीजिएगा कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, बोले सर हिंदी भाषा का विकास तो धीरे धीरे हुआ, यानी कि डॉक्टर धीरेन्द्र जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तीसरा, अब देखिए पीठिका बनी, विकास हुआ, तीसरा काम क्या होगा, तीसरे आदि आदि काम होते हैं। अब आदि जो कुछ भी आपको कहना है, तो तीसरा आदिकाल। और आदिकाल में कौन, बोले कौड़ा के पति कौन थे, बोले वासुदेव सिंह थे। तो आदिकाल में कौड़ा के पति कौन, बोले सर आदिकाल में कौड़ा के पति वासुदेव थे। यानी कि आदिकाल जो था उसको किसने लिखा, एक तो पंडित कौड़ापति त्रिपाठी और दूसरे वासुदेव सिंह ने लिखा। ठीक है। तीसरा काम, तीसरा होता है आदि आदि। आदिकाल किसने लिखा, कौड़ापति वासुदेव, कौड़ापति और वासुदेव जी ने लिखा। ठीक है। चौथा काम क्या होता है भैया, देखिए पहले पीठिका बनाइए, भाषा का विकास करिए, आदि अन्य काम करिए, लेकिन चौथा काम भी ये कर लीजिएगा, क्या, बोले चौथा तो भक्ति करिए। किसकी, बोले सर निर्गुण की। तो चौथा काम क्या है, बिल्कुल निर्गुण की भक्ति करिए, है ना। निर्गुण की भक्ति पर समय दीजिए, निर्गुण की भक्ति पर समय दीजिए। तो निर्गुण से चौथा भाग में क्या है बताया, भक्ति काल, निर्गुण भक्ति। किसने लिखा, बोले परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम निर्गुण, निर्गुण परशुराम, निर्गुण परशुराम। थोड़ा सा इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि निर्गुण है ना भक्ति, परशुराम ने लिखा है। ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा। और चौथा काम जब हो जाएगा तो पांचवा काम भी होना चाहिए। तो पांचवा काम, बोले भक्ति करिए, तो थोड़ा सा सगुण का भी कर लीजिए। अगर चौथे काम में आप भक्ति कर रहे हैं, निर्गुण कर रहे हैं, तो पांचवा अगर टाइम मिल जाए तो कुछ सगुण की भक्ति भी कर लीजिएगा। किसकी, बोले देवेंद्र और विजेंद्र की। किसकी कर लीजिए, बोले पांचवें काम में भक्ति करिए, सगुण की भी कर लीजिए, देवेंद्र और विजेंद्र की कर लीजिए। चलिए, तो देवेंद्र से हो गया देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र से हो गया विजेंद्र स्नातक। अब छठा काम बड़ा अच्छा है कि भक्ति के साथ साथ अच्छा काम भी है। क्या अच्छा है, क्या कि रीत से बद्ध रहिए, रीत से बधे रहिए। यानी कि जो परंपरा है, जो रीति है, उसका भी पालन करिए, है ना। आप समाज में किसी के पुत्र होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे, है ना, कहीं टीचर होंगे, कहीं के छात्र होंगे, तो वो जो रीति है, परंपरा है, उस रीत से भी बद्ध रहिए। छठा अच्छा काम, अच्छा छे अच्छा है। क्या अच्छा है कि रीत से बधे रहिए, रीत से बद्ध रहिए, है ना। डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है ना। तो रीत से बधा कौन है, बोले अच्छा काम है ना। तो नागेंद्र। और रीत से बांधेंगे किसको, बद्ध करिए, नागेंद्र को, नाग को बांध दीजिए। ये दिमाग में रख लीजिएगा, नाग को बांधा जाता है। ठीक है। चलिए, अब जब रीत को बांधिए तो सत्य से क्या करिए, सत्य माने सातवां, सत्य से क्या करिए, रीत से मुक्त हो जाइए, रीत से मुक्त हो जाइए। और क्या करिए, डॉक्टर भागीरथ मिश्र। और भागीरथ पर क्या करिए, भागीरथ प्रयास करिए। कहने का आशा है रीत से बधिए, अच्छी बात है, लेकिन रीत से
सत्य से मुक्त हो जाइए, सत्य से मैंने सातवां, सत्य से इन्हीं की रीत से मुक्त होकर के उस बंधन को छोड़ करके भागीरथ प्रयास करिए। भागीरथ माने अथक प्रयास करिए, इतना प्रयास करिए कि आपका चयन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। बात करें आठवां। अब देखिए, जब 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अब क्या करिए बताए, अठ 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 क्या करिए, बोले अठ उठकर 6 अच्छी बात है, गिरी से बधिए, सट से क्या करिए, रिस से मुक्त होइए और अठिए बोले अठवां माने उठिए और क्या करिए, हिंदी साहित्य का उत्थान करिए, है ना। कहाँ, बोले भारत में। तब क्या करिए, अच्छी बात है, रिस से बधिए, सट से क्या करिए, रिस से मुक्त हो जाइए और अठिए उठिए, अठवां क्या करिए, हिंदी साहित्य का उत्थान करिए। कहाँ, बोले भारत में। कैसे, बोले सर विनय से करिए। दिमाग में रख लीजिएगा। 8वीं बात क्या हो गई, यानी कि 8वें भाग में हिंदी साहित्य का उत्थान भारतेंदु काल में, है ना। कैसे, डॉक्टर विनय मोहन ने। ठीक है, तो क्या करिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि रिस से बधिए, सट से क्या करिए, रिस से मुक्त हो जाइए और उठ करके क्या करिए, हिंदी साहित्य का उत्थान करिए भारत में, है ना, विनय के साथ। विनय से हो गया डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। ठीक है, चलिए, हिंदी साहित्य का उत्थान भारतेंदु में क्या क्या है, भारतेंदु विनय, इसको भी दिमाग में करिए, भारतेंदु विनय। ठीक है, और क्या है, नौ काम क्या है, बोले द्विवेदी काल, क्या, पंडित सुधाकर पांडे। तो नौवां क्या है, नौवां कह रहे हैं कि नवा काम है कि द्विवेदी कौन, बोले सुधाकर द्विवेदी से मिल लीजिए। नवा काम क्या करिए, सुधाकर द्विवेदी से मिल लीजिए। नवा काम, नौ सुधाकर द्विवेदी से मिलिए। तो सुधाकर से हो गया सुधाकर द्विवेदी और द्विवेदी से हो गया द्विवेदी काल। ठीक है ना, और सुधाकर से हो जाएगा सुधाकर पांडे, पंडित सुधाकर पांडे, द्विवेदी काल। ठीक है, अब 10 काल कह रहे हैं। 10वां काम क्या है, उत्कर्ष करिए, काव्य का उत्कर्ष करिए। कैसे, बोले डॉक्टर नागेंद्र के साथ। तो 10 दासे 10 का से काव्य नागेंद्र के साथ क्या करिए, 10 काव्य का उत्कर्ष करिए, 10 काव्य का उत्सर्ग करिए। बस दिमाग में रख लीजिएगा, 10 मतलब 10वां उत्कर्ष काल काव्य का नागेंद्र के साथ। ठीक है, आगे है 11 उत्कर्ष नाटक और सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। कैसे दिमाग में रखे, तो 11 नाटक ना करो, 11 नाटक ना करो, क्या करो, सावित्री और दशरथ के साथ जाओ, सावित्री और दशरथ के साथ जाओ। और देखिए 11वां की बात कर रहे हैं, 11 नाटक ना करो, तो नाटक में देखे होंगे सावित्री और दशरथ, नाटक में देखे होंगे ना, तो सावित्री को देखे होंगे, सत्यवान सावित्री, दशरथ को भी देखे होंगे। तो नाटक में आपको कौन मिलता है, नाटक में आपने सावित्री और दशरथ को देखा है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, 11 नाटक ना करो, नाटक में सावित्री दशरथ। ठीक, ऐसे क्लू बनाएंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। बात करते हैं 12वां माने 2 12 12 क्या होता है, दोबारा क्या करते हैं हम लोग, कथा साहित्य। कोई कथा चलती है तो बार बार सुनते हैं, दोबारा सुनते हैं, क्यों, क्योंकि कथा बड़ी निर्मल थी, निर्मल मतलब डॉक्टर निर्मल जैन ने। ठीक है ना, तो 12 तक आपने देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करें 13 क्या, बोले 13 तो समालोचना और निबंध। 13 समालोचना, हर व्यक्ति का, 13 माने 13 समालोचना, है ना, कौन करेगा, बोले लक्ष्मी करेंगी। भैया 13 तो समालोचना कौन करेगा, 13 समालोचना निबंध पत्रकारिता लक्ष्मी से हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण सिद्धांशु। बोले 14 तो 14 वर्ष तो क्या होता है, अद्यतन काल होता है। देखे होंगे ना, 14 वर्ष तक लोग वनवास में थे, 14 वर्ष में लोग गुप्त हो गए थे, तो 14 अद्यतन काल होता है। अद्यतन किसके लिए, बोले डॉक्टर हरबंस लाए, डॉक्टर कैलाश। बस दिमाग में रख लीजिएगा, 14 वर्ष तक अद्यतन थे कौन, हरबंस और कैलाश, हरबंस कैलाश 14 वर्ष तक अद्यतन थे। ठीक है, बात करें 15 भारती, 15 अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। तो 15 भारती क्या करते हैं, डॉक्टर नागेंद्र और राहुल से मिलते हैं। बोले 15 भारती किससे, डॉक्टर नागेंद्र और राहुल से मिलते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र से हो गया डॉक्टर नागेंद्र और राहुल से हो जाएगा पंडित राहुल शंकरतायन। ठीक है, आगे बात करें 16वां और अंतिम भाग है। तो 16वां भाग क्या होता है, हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। कैसे दिमाग में बैठा है, देखिए 16 क्या है, बोले सर 16 तो लोक में कला थी, 16 लोक में कला किसने दिखाया, बोले कृष्णदेव ने, डॉक्टर कृष्णदेव ने। तो यहाँ पे रख लीजिएगा, कृष्ण को आप जानते हैं ना कि 16 कला में 16 कला लोक को दिखाते हैं, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा 16, है ना, लोक में लोक साहित्य। तो 16 कला लोक में कौन दिखाते हैं, कृष्ण दिखाते हैं। तो कृष्ण हो गया डॉक्टर कृष्ण बलदेव उपाध्याय
और 16 से हो गया 16वां, कला से हो जाएगा हिंदी लोक साहित्य का, ठीक है ना, विकास किया गया। तो इस प्रकार से एक बार और थोड़ा सा इनको देख लें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न यही से पूछ लिया जाता है और ये भारी पड़ जाता है। तो पास से प्रथम पीठिका, पीठिका इसकी राजबलिक मजबूत होती है। दूसरी हिंदी भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आदि काम होते हैं, और आदिकाल में कौन, कौड़ापति वसुदेव थे। चौथी बात क्या होती है, चौथी बात भक्ति करो निर्गुण की, है ना, परशुराम से मिलकर के। पांचवा क्या है, भक्ति करो निर्गुण के साथ साथ सगुण करिए, देवेंद्र और विजेंद्र की, ठीक है ना। छठा क्या है, अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि रीत से बच जाइए नागेंद्र के साथ। और छठ से क्या करिए, छठ से रीत से मुक्ति होइए और भागीरथ प्रयास करके अपना चयन ले लीजिए। और क्या करिए, अठ से उठिए और क्या करिए, हिंदी साहित्य का उत्थान भारत में करिए और विनय के साथ करिए। ठीक क्या है, नौवां काम क्या है कि द्विवेदी से मिलिए, सुधाकर द्विवेदी से मिल जाइए। 10वां क्या है, उत्कर्ष करिए, काव्य का उत्कर्ष करिए डॉक्टर नागेंद्र के साथ। 11वां क्या है, 11 नाटक ना करो, नाटक में सावित्री और दशरथ होते हैं, ठीक है ना। आगे है 12वां दोबारा बार क्या करिए, कथा साहित्य को सुनिए, क्यों, क्योंकि कथा साहित्य बड़ी निर्मल होती है। 13 आलोचना, 13 आलोचना है ना, 13 आलोचना कौन, बोले लक्ष्मी करेंगी। लक्ष्मी क्या करती हैं, 13 आलोचना करती हैं। तो 13 से हो गया 13वां, आलोचना से हो जाएगा आलोचना, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां अद्यतन काल है, हरबंश और कैलाश का। बात करें 15वां, तो 15 भारती क्या करते हैं, डॉक्टर नागेंद्र और राहुल से मिलते हैं। और 16 लोक में कला कौन, बोले कृष्ण बलदेव उपाध्याय कृष्ण जी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन्हें याद कर सकते हैं और आप परीक्षा में एक प्रश्न बना सकते हैं। आगे बात करें, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया था। तो धीरेन्द्र ने क्या किया, हिंदी साहित्य किसने, धीरेन्द्र ने लिखा था, ठीक है ना, संपादन किया था, लिखा क्या था, संपादन किया था। तो इस ग्रंथ में संपूर्ण जो इस साहित्य है उस साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में व्यक्त करते हुए प्रत्येक जो काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला भाग आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना, अगला भाग हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।